वेलकम टू द लर्न एंड ग्रो एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 4th चैप्टर, जो कि आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हमने पार्ट 1 में कृषि के बारे में देखा था। कृषि क्या होती है, कृषि के लिए कैसे जलवायु, कैसे मिट्टी की आवश्यकता होती है और किस तरह किसी एक पौधे को उत्पाद तक पहुंचने के लिए कौन कौन से प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, इन सबको हमने पार्ट 1 में कवर किया था। हमने देखा था किसी एक पेड़ को खाने लायक चीज़ों तक पहुंचने के लिए उसको 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्रिया में क्या होता है, जो नेचर से रिलेटेड होता है, जैसे कि खेती करना, फलों को उगजाना, खुदाई करना, ये सब प्राथमिक क्रिया होते हैं। उसी तरह द्वितीयक क्रिया होते हैं उसका निर्माण करना, जब इंडस्ट्री में वो चीज़ बनती है तो उसका निर्माण होता है। तृतीयक होता है सेवा क्षेत्र, यानी कि जो वस्तु मशीन में बनी है, इंडस्ट्री में बनी है, उसको अलग अलग जगह तक, अलग अलग लोगों तक पहुंचाना, ये तृतीयक क्षेत्र में आता है। इन सबको हमने पार्ट 1 में डिटेल्स में कवर किया है। हम ये भी जानते हैं वर्ल्ड में अलग अलग तरह के जलवायु, अलग अलग तरह की मिट्टी और अलग अलग तरह के किसान पाए जाते हैं। तो पूरी दुनिया में बहुत सारे तरह की खेती की जाती है, बहुत सारे फसल उगाए जाते हैं, अलग अलग तरीक़ों की खेती होती है। खेती के प्रकार के बारे में भी हमने जाना था। खेती 2 प्रकार की होती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। इनको भी कुछ टाइप्स में बांटा जाता है। इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में हम कुछ मुख्य फसलों के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे खाने के लिए, कपड़े के लिए और पीने के लिए उगाई जाती है। बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह की फसल उगाई जाती है। फसलें कृषि आधारित जो इंडस्ट्री होती है उनमें भी कच्चे माल आपूर्ति करती है। कृषि से ही, मतलब खेती से ही हम इंडस्ट्री में कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं, जहाँ पे उन्हें अनाज की आवश्यकता होती है। गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा ये मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास ये रेशेदार फसलें हैं, जिसके हम कपड़े बुनकर और उसके पहनने के लिए उसका यूज़ करते हैं। चाय और कहवा ये पीने वाले पेय फसल कहलाते हैं। एक एक करके हम सबके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। बात करें चावल की, तो ये कहाँ उगाई जाती है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, मतलब पूरे वर्ल्ड में खाने जाने वाले फसलों में से एक मुख्य फसल चावल है। यह उष्ण कटिबंधीय, यानी कि जो भूमध्य रेखा के आसपास वाली जगह है, जहाँ पे गर्मी और बरसात दोनों ही ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये चावल उगाए जाते हैं। चावल के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। जहाँ पे उच्च तापमान होगा वहाँ तो वर्षा होगी ही, और वहीं चावल उगाए जाते हैं। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी में, जिसमें जल को रोकने की क्षमता होती है, उसमें सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है, मतलब बहुत अच्छे ढंग से यह उसमें उपजता है। चीन चावल उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे आता है। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। अनुकूल जलवायु दशाएं में, जैसे कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में, एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। जहाँ की जलवायु दशा कृषि के अनुकूल है, वैसे जगह है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, यहाँ पे वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं गेहूँ का। तो गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान, मतलब गेहूँ को उगाने के लिए बीज का तापमान चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा ठंडा। वर्षा और सत्य कर्तन, यानी कि फसल की कटाई के समय, मतलब गेहूं जब उपज रहा है, वो जब ग्रो कर रहा है, तब तो उसको मीडियम टेम्परेचर चाहिए, लेकिन जब उसकी कटाई करनी है तो उस समय तेज़ धूप की ज़रूरत होती है, ताकि गेहूं जल्दी से पक जाए। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मिट्टी में सर्वोत्तम ढंग से होता है। मतलब कि चावल का उत्पादन, चावल कहाँ पे होता है, तो ये चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी में होता है। और वहीं गेहूं की अगर हम बात करें तो गेहूं दोमट मिट्टी में अच्छे ढंग से ये इसकी उपज होती है। गेहूं अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में भी ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है, मतलब सर्दियों के ऋतु में हम गेहूं को उपजाते हैं। मिलेट क्या होता है, तो मिलेट या मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है।
कम उपजाऊ और बालुई मिट्टा में भी उगाई जाती है। जहाँ पे बालू जैसा मिट्टी होता है ना, जो थोड़ा कहते हैं कि बालू जैसा मिट्टी है, तो वहाँ पे भी हम मिलेट को मिलेट क्या होता है? बाजरा, बाजरा को ही हम मिलेट कहते हैं इंग्लिश में। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और ऊंच से मध्यम, मतलब कि हाई से मीडियम टेम्परेचर तक की ज़रूरत होती है, और सूर्य की रोशनी की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले ऐसे फसल हैं, और नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक भी हैं। ये चीन, नाइजीरिया और नाइजर में भी इसको उगाया जाता है। मक्का की बात करें तो इसके लिए भी मीडियम टेम्परेचर, वर्षा और अधिक धूप की ज़रूरत होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मिट्टी में ही जरूर उगाई जाती है, इसको उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। बात करें कपास की तो इसकी वृद्धि के लिए कपास हर जगह नहीं होती, जैसे कि चावल, गेहूँ और मक्का है, ये लगभग ज़्यादातर जगहों पे उगाई जाती है, मगर कपास ये हर जगह नहीं उगाई जाती। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की ज़रूरत होती है। यह काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में ज़्यादातर इसको मतलब सर्वोत्तम उगती है, मतलब अच्छे ढंग से जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में इसको उगाया जाता है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास में अग्रणी उत्पादक देश हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी एक महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है। कपास से ही हम सूती वस्त्र बनाते हैं। पटसन, इसको सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। यह जलोढ़ मिट्टी में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसके लिए उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है? जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले एरिया होते हैं। भारत और बांग्लादेश पटसन में अग्रणी उत्पादक हैं। भारत और बांग्लादेश में पटसन की ज़्यादा खेती होती है। कॉफ़ी, इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल, यानी कि जहाँ पे जो पर्वतीय वाला एरिया होता है ना, ढाल वाला, वहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। वैसे ही हमारे जो ईस्टर्न स्टेट है असम, वहाँ पे चाय और कॉफ़ी की खेती अच्छी होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कॉफ़ी का ब्राज़ील करता है और इसके बाद कोलंबिया और भारत आते हैं। अब बात करते हैं चाय की, जिसके बिना कई लोगों की सुबह नहीं होती है। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है, मतलब पीने योग्य फसल है। इसके कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मिट्टी और मंद ढाल की, मतलब जहाँ पे कम ढाल हो वहाँ पे भी इसको उगाए जाते हैं। और पत्तियों को चुनने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की ज़रूरत होती है। कृषि के विकास के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम कुछ रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं। आप जो पॉपकॉर्न खाते हो ना, वो मक्के का ही बनता है। मक्का को हम कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। विश्व में इसकी अलग अलग तरह की प्रजातियां भी पाई जाती है, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की थी? कॉफ़ी की खोज के विषय में अलग अलग कहानी बोली जाती है। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नामक एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी एक सदाहरित पौधे की फलियों को चखकर देखा, जिन्हें उनकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव किया और अपनी इस खोज के विषय में संसार को बताया, और इस तरह कॉफ़ी के पौधे की खोज हुई थी। मतलब एक बकरी चराने वाला व्यक्ति अपने बकरियों को लेकर जाता था वहाँ पे चराने के लिए, तो पहले वो बकरियां उन पत्तों को खाती थी और खुशी से उछलती कूदती थी। तो उसका टेस्ट करने के लिए उस आदमी ने भी उस पत्ती को खा के देखा, तब जाके उसे कॉफ़ी के बारे में पता चला, और उसके बाद फिर दुनिया में सभी लोगों को उसने अपने खोज के बारे में बताया। अब हम जानते हैं कृषि के विकास के बारे में।
हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हमें फसलें की ज़रूरत होगी और ज़्यादा फसल की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए कृषि विकास के संबंध में बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अलग अलग जो प्रयास किए जाते हैं उन्हीं को हम कृषि विकास के अंतर्गत देखते हैं। इसके लिए कई तरीके हैं, जैसे कि खेती करने के लिए जो क्षेत्र हैं बोए, जहाँ पे बीज बोने के लिए जो जगह है, या तो हम उस क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं, उस जगह को हम बढ़ा सकते हैं, या फिर बोई जाने वाली फसलों की संख्या, मतलब जितने तरह के अनाज हम उगाते हैं उनकी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। सिंचाई की सुविधा में सुधार करके, मतलब पानी की किसी को दिक्कत ना हो, इजीली सबको पानी मिल जाए। उर्वरक और अच्छा उपज देने वाले बीजों का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे बीज का उपयोग जिससे ज़्यादा फसल। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। अगर हम मशीनों से कटाई करें, मशीनों से बुआई करें, तो इसमें भी हम जो फसल है उसकी जो उगाने की जो परसेंटेज है, जो मात्रा है, उसमें भी हम वृद्धि कर सकते हैं। कृषि का विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्पीड से हुआ है। जो ज़्यादा जनसंख्या वाले जो डेवलपमेंट मतलब विकासशील जो देश होते हैं वो अधिकतर गहन खेती करते हैं, जहाँ पर छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकापार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है, और बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। अगर हम दो कंट्री का कंपेयर करें जहाँ पे अलग अलग तरह की खेती की जाती है, उसका एक एग्जाम्पल हम इंडिया और दूसरा अमेरिका को लेकर देख सकते हैं। इंडिया जो कि विकासशील देश है और अमेरिका जो कि डेवलप कंट्री है, यानी कि विकसित देश है। इनके बारे में देखकर हम जान सकते हैं कि अलग अलग तरह की खेती कैसे कैसे होती है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में एक जगह है आलिदाबाद। यह एक उत्तर प्रदेश का छोटा सा गाँव है, और मुन्ना लाल यहाँ का एक छोटा सा किसान है जिसके पास 1.5 एकड़ का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है, वो मुख्य गांव में रहता है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से बरसों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वहाँ वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूँ और चावल और दालें उगाता है, गेहूँ या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है और अपने खेतों की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों के जोतने के लिए परंपरागत जो विधि है, जहाँ पे बैलों से जुताई होती थी, उसका प्रयोग करते हैं। समीप के क्षेत्र में जो आसपास में एक खेत है, वहाँ एक नलकूप है जिसे वह अपने खेतों की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वो आसपास के शहर में स्थित एक सहकारी भंडार में दूध बेचता है। जो बकरियों से, भैंस से उसको दूध मिलती है, उसको वह आसपास के जो सहकारी भंडार होते हैं वहाँ पे जाके बेच देता है। वह वहाँ का एक मेंबर भी है। सहकारी समिति क्या होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर आपस में मिल के काम करते हैं, उसे हम सहकारी सेक्टर कहते हैं। तो सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देते हैं। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उनकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक और कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों के खरीदने के लिए भी लोन लेते हैं। वह अपने उत्पाद के निकट के शहर में स्थित मंडी में जो भी वो खेत में उसके उपजते हैं उसको वह एक मंडी में बेच देता है। ज़्यादातर किसानों के पास भंडारण की सुविधा की कमी होती है, मतलब जो वो उगाता है उसको रखने के लिए उनके पास सुविधा नहीं होती है, उसकी कमी होती है। इसीलिए वे बाज़ार के अनुकूल ना होने पर भी, मतलब अगर उनको सही रेट नहीं भी मिल रहा है तब भी वो अपने उत्पाद को जो उन्होंने उगाया है उसको बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के लिए, इनके सुविधा के विकास के लिए भी कुछ कदम उठाए हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की।
वहाँ के किसान कैसे होते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार जो भारतीय फार्म होते हैं इसकी तुलना में बहुत बड़ा होता है। हमने देखा कि भारत में एक फार्म बस 1.5 एकड़ का मतलब नॉर्मली एवरेज मिल जाता है, मगर अमेरिका में यह बहुत ही बड़ा होता है। जैसे कि वहाँ पे अगर हम देखें फार्म के जो साइज़ होते हैं वो 250 हेक्टेयर का होता है। यहाँ पे कहाँ 1.5 और वहाँ 250 होता है। किसान सामान्यतः फार्म में ही रहता है, वो गाँव में अपने घरों में जाके नहीं रहता, फार्म में ही उसके लिए घर होता है, जगह होती है, उसी में वो रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूँ और चुकंदर यहाँ पे उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित अयोवा राज्य के एक किसान जो होरेन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेतों में मक्का तब उगाता है जब वो आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भी भेजता है कि उसमें पोषण पर्याप्त है कि नहीं है। यह परिणाम जो हेरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं, उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, जो उसे उस खेत के यथार्थ तस्वीर भी देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टर, बीज बोने वाली मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधित विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं और बाजार के अभिकरणों में यानी कि जो मार्केट की एजेंसियां होती हैं वहाँ पे भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि एक खेतीहार किसान की तरह। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो अमेरिका में लोग ऐसे होते हैं, उनके पास हर चीज़ अपनी होती है। वो समय समय पर मिट्टी के में उर्वरक की जांच करते रहते हैं कि उसमें कौन से पोषक तत्व की कमी होती है, नहीं होती। इंडिया में तो लोग सीधा जाते हैं और देखते हैं कि हाँ गेहूं में कौन कौन से कीटनाशक और कौन कौन से पोषक तत्व डालने हैं, वो लेके डाल देते हैं। यही फ़र्क है अमेरिका और इंडिया के किसान में। उनके पास भंडारण की भी सही स्थिति होती है, वो भंडार भी कर लेते हैं अपने फसल को। वो वहाँ के लोग एक व्यापारी की तरह काम करते हैं। बिहार के किसान ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ अपने पालन के बारे में सोचते हैं। यही फ़र्क है अमेरिका और इंडिया के किसान में। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।